अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर इससे जो पहले वाला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम कंप्लीट वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर चुके हैं। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करवाऊँगी आपको। ठीक हो गया? चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपके बुक में उसने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें क्या उसने ओवरव्यू दिया हुआ है। वो कहते हैं कि जब भी आपने देखा होगा कोई भी चीज़ बर्न करती है, जलती है, मान लो एक कैंडल है, मान सपोज कर लो एक कैंडल है, ठीक है, ये आपकी कैंडल बर्न हो रही है, सही हो गया। कैंडल कैसे जलती है आपने कभी गौर किया होगा? कैंडल की जो वैक्स होती है ना, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। जो इर्द गिर्द हवा है ना, तो हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, इसने उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है और क्या बनाना है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, दूसरा आपको पता है, देखिए एनर्जी, आपको रोशनी मिल रही है तो आपको लाइट एनर्जी मिलती है, और तीसरा आपको क्या मिलता है? आप ना हाथ करीब रखें तो आपका हाथ जल भी सकता है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है। सही हो गया? तो ये बात उसने लिखी हुई है कि जब भी कोई चीज़ बर्न होती है ना, तो उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और ऑक्सीजन इस्तेमाल होने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लाइट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। इन द सेम वे जो हमारे बॉडी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। आपको पता है आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक हो गया? तो आपकी बॉडी का हर सेल जो है ना, वो क्या करेगा? मान लो एक मैंने सेल बना लिया, ये मैं एक सेल की बात कर रही हूँ, वैसे आपकी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक हो गया? हर सेल भी यही काम करेगा। वो जो आपने खाना खाया, ग्लूकोज, उसको लेगा, उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेगा। बर्न करेगा मतलब उसको तोड़ेगा, जलाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा, और उसको तोड़ने से क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, प्लस हीट एनर्जी प्लस ATP प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया? ठीक हो गया? इस एग्जांपल को पहले उसने बताया, फिर उसने ये चीज़ समझाई। उसने कहा जिस तरह ये प्रोसेस चल रहा है, इसी तरीके से हमारे बॉडी सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारा हर सेल क्या करता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज को टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस ATP बनती है। ठीक हो गया? फिर ये जो ATP है ना, इसको इस्तेमाल करता है सेल, और अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। मान लो ये एक ब्रेन सेल है। ब्रेन सेल कौन कौन से होते हैं? 9th क्लास में आपने पढ़ा है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल। मान लो ये एक नर्व सेल है, न्यूरॉन है, या आसान अल्फाज में ब्रेन सेल है। तो ये क्या काम करेगा? थिंकिंग का प्रोसेस करेगा। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, सोच विचार कर रही हूँ, फिर सब कुछ इससे होगा। फिर या अगर एक मसल सेल है, तो मसल सेल क्या करेगा? मैं ये बोर्ड मार कर पकड़ा हुआ है, मैं इसको कभी ऐसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए, इस मूवमेंट के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी ATP से मिलती है आपको। और ATP कैसे प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ग्लूकोज कहाँ से आती है सेल के पास? आपको पता है हर सेल के पास ना ब्लड सप्लाई आ रही होती है। ठीक हो गया? हर सेल के पास तो क्या होता है? ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, ब्लड सप्लाई आ रही होती है। अब जब इस ब्लड के अंदर जो आपने खाना खाया था, याद करें चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिटेल में पढ़ा था, जो आप खाना खाते हो उस खाने को पहले बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। जैसा कि आपने रोटी खाई, आपने दलिया खाया, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स को, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये स्टार्च के मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल। इन स्टार्च के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को पहले छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा, जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ के आपने पढ़ा था, मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे जाके फिर हमने उसकी एब्जॉर्प्शन करनी थी। उस ग्लूकोज को हमने ब्लड में डाल दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे, याद करें। अब वो ब्लड के अंदर आ चुका है, ये हमारा खूबसूरत ग्लूकोज अब ब्लड के अंदर शामिल हो चुका है, इस तरह। ठीक, ये वही ग्लूकोज है जो आपने खाना खाया, तो ये वो ग्लूकोज सेल को दे दिया जाएगा। और ऑक्सीजन कहाँ से आई? क्वेश्चन ये पैदा होता है, ऑक्सीजन। अब ये चीज़ हमने जो है ना, ये ग्लूकोज कहाँ से आया, ये सब कुछ हम पूरा डिटेल में हमने चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब मैं हवा ले रही हूँ, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ। सांस लेने से आपने नोट किया होगा कि आप हवा अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम आप हवा अंदर लेके जाते हैं और अगले लम्हे आप हवा को बाहर निकालते हैं। अब जो हवा अंदर गई है ना, वो हवा ऑक्सीजन रिच एयर थी। ऑक्सीजन रिच एयर का मतलब है उस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी। आपके इर्द गिर्द जो सारी हवा होती है ना, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ये पैदा होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है इस हवा के अंदर? आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद किया होगा, जिसमें पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को और इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं और ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो होती है वो इर्द गिर्द हवा में रिलीज़ कर देते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो थी, वो ऑक्सीजन रिच एयर मैंने इनहेल की, मैंने अपने अंदर लेके गई। ठीक है, अब जब वो हवा मेरे अंदर आई ना, तो हवा वो यहाँ से आगे जाती रहेगी, हवा का सारा रास्ता है। ठीक है, अभी हमने डिटेल में पढ़ना है, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
हवा ने यहाँ से ऐसे एंटर होना है, फिर इस रास्ते से हवा ने आगे जाना है, फिर हवा ने इस रास्ते से जाना है, और ये रास्ते से आगे जाते आगे मज़ीद, ये अगर मैं इधर बात करूँ, ठीक है, इस रास्ते से जाते हवा ने फिर यहाँ पे आ जाना है, लंग्स के अंदर आ जाना है। और लंग्स चूँकि उस हवा के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है, वो हवा ऑक्सीजन रिच एयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मौजूद है। फिर लंग्स के अंदर ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े खूबसूरत स्ट्रक्चर होते हैं। ये सिर्फ मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी हमने सारा डिटेल में पढ़ना है कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। ये देखें, ये छोटे छोटे से बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल जिस तरह गुब्बारा होता है ना, उस तरह के स्ट्रक्चर आपके लंग्स के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे आपको, उनको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई जो होती हैं, इनके ऊपर ब्लड वेसल्स का जाल होता है, ठीक है। ये देखें एल्वियोलाई, ये देखें, ये एक एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के ऊपर देखें सारी ब्लड वेसल्स का जाल है कि ब्लड, एल्वियोलाई नज़र ही नहीं आ रही, ब्लड वेसल्स ने उसको इतना, सब ब्लड वेसल्स ने उसको कवर करके छुपा दिया है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे ना उसको यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बना दी है। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल है, ये उसके ऊपर ब्लड वेसल है, ठीक है। अब उस ब्लड के अंदर क्या होगा, अच्छा अब क्या हुआ, ये वो हवा है जो बाहर से आ रही है, और इस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही है ना, ऑक्सीजन रिच एयर। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया है जो सेल्स होते हैं, ये वही कहानी दोबारा कि वो जो सेल्स हैं, उन सेल्स ने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ने एक वेस्ट गैस है, इसका हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बॉडी से निकालना ज़रूरी है, एलिमिनेट करना ज़रूरी है इसको बॉडी से, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सारी कार्बन, अब ये जो सेल्स है ना, सेल्स क्या करते हैं, जो ब्लड आया था ना, उस ब्लड से इन्होंने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन छीन ली, ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज तोड़ दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेल्स कहते हैं, ये जो सेल्स है कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो एक वेस्ट गैस है, मुझे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसने वही कार्बन डाइऑक्साइड इसी ब्लड के अंदर डाल देनी है। अब इस ब्लड के अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर है। अब ये ब्लड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, सही है, मतलब ये समझ लो ये गंदा खून है, साफ़ खून नहीं है, इस खून को साफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर, ये फजूल गैस है, वेस्ट गैस है, इसको बॉडी से निकालना ज़रूरी है। अब ये ब्लड ना जाएगा, किसके पास जाएगा, सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड, इस ब्लड को कहते हैं, ये आगे आपके टर्म इस्तेमाल होगी, इसलिए मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है, बल्कि इससे पिछले चैप्टर नंबर 2 सर्कुलेशन में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। ये वो ब्लड होता है, डी मीन्स नॉट, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, ये वो ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, अब ये सारा ब्लड जो होगा ना, ये आएगा और कहाँ पे आके एंटर, हार्ट, ये आपका हार्ट है। ऐसे होता है ना, दो लंग्स के दरम्यान में हार्ट पड़ा होता है, अगर आपने कोई डायग्राम देखी हो, ये देखें ऐसे ऐसे होता है। मैं आपको ना स्टार्ट से बना के दिखा देती हूँ। ये एक हमारा खूबसूरत सा पर्सन है, ठीक है, इसके सामने वाली बॉडी है, ये इसकी चेस्ट है, और ये इसका पेट है, सही हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे दो ऐसे करके खूबसूरत से हमारे लंग्स पड़े हुए हैं, और उनके दरमियान में ऐसे करके हार्ट पड़ा हुआ है, सही हो गया। तो बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अभी बहुत ज़्यादा है, जो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, सेल ने वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में डाल दी है। अब ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं अपने से कुछ नहीं बता रही, सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये समझ लेंगे तो बुक की वर्डिंग, बुक का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, वरना बुक से या बुक को इस तरह रटते रह जाएंगे, ठीक हो गया। वो जो सेल्स थे, उन सेल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस रिलीज़ की थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डाल दिया। अब उस ब्लड को साफ़ करना ज़रूरी है। ये वाला ब्लड, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ये गंदा खून है, ये कह लो, ये अब सारा ब्लड ना जमा होकर हार्ट की तरफ आएगा, सही हो गया। ये सारा गंदा खून हार्ट की तरफ आएगा। हार्ट ने ब्लड को क्या करना है, आगे दोनों लंग्स के अंदर बेचना है, ठीक है। हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, हार्ट के ना 4 चैम्बर्स होते हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है। ये वाला चैम्बर, 2 अपर वाले 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, चलो हम ऐसे हार्ट बना लेते हैं, सही हो गया। यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर यहाँ से ब्लड जो है ना, वो आगे जाएगा, आगे जाके 2 आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाएगा, सही हो गया। एक आर्टरी इधर चली जाएगी, एक आर्टरी इधर चली जाएगी, सही हो गया। आर्टरी क्या है, ए से आर्टरी, ए से अवे। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जिसने ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाना है, दूर लेके जाना है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये आर्टरी आगे जाएगी, 2 में टूट जाएगी, ठीक हो गया। जैसा कि मैं आपको आपकी बुक की डायग्राम से समझा दूँ,
जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक की डायग्राम ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, इधर से समझा देती हूँ। देखिए वही बात जो मैं कर रही हूँ, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इन्होंने ब्लू बनाया हुआ है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड गंदा ब्लड है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी का, ठीक है, कहाँ पर एंटर करेगा? राइट, इसमें एंटर करेगा, ये वाले पार्ट में। इसको कहते हैं राइट एट्रियम। ठीक हो गया, ये आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। राइट एट्रियम के बाद ये सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ, ये इसको कहते हैं, ये चूँकि लंग की तरफ जा रही है और लंग के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसको पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, लंग के लिए हम हमेशा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? पल्मोनरी। चूँकि ये जो आर्टरी है ये लंग की तरफ जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और आर्टरी इसलिए कहते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी ने आगे जाके दो में डिवाइड हो जाना है, एक ये और एक ये पीछे से, एओर्टा के पीछे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये इस वाले लंग की तरफ चली जाएगी और ये इस वाले लंग की तरफ चली जाएगी। ठीक हो गया, अब इसमें सारा गंदा खून है, अब इसने जब लंग में जाना है ना पल्मोनरी आर्टरी ने, ठीक, लंग के अंदर जाके इसने क्या करना है? मज़ीद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जिनको कैपिलरीज कहते हैं उनमें टूट जाना है। ठीक हो गया, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर टूट जाना है। इन ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहते हैं, ये देखें। और ये वही ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स ने रिलीज़ की है, ब्लड के अंदर भी हमारे पास ना, मैं आपकी ये वाली डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ये ब्लड जो होता है ना हमारा, ब्लड के अंदर भी 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारे, मान लो ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे करके, मैंने बड़ा सा रेड ब्लड सेल दिखा दिया, इसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं हीमोग्लोबिन, जिन्होंने क्या करना है, वो जो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की थी ना, वेस्ट गैस, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर बिठा लेना है। ये छोटी छोटी ऐसे करके गाड़ियाँ मान लो, इन गाड़ियों ने क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर बिठा लिया। तो सारी ये देखें, वही उन्होंने दिखाया हुआ है कि वो रेड ब्लड सेल्स हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ब्लू नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, इससे देखें सारे। अब इस लेवल पे क्या होगा, इस लेवल पे इन सेल्स ने जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस है वो रिलीज़ कर देनी। कहाँ पर रिलीज़ कर देनी? इधर रिलीज़ कर दी। ठीक, और यहाँ पे ये जो हवा बाहर से आ रही है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है, देखिए रेड वाली ऑक्सीजन है, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया गाड़ियाँ हैं, तो उन गाड़ियों ने जब कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने उठाई हुई थी जब वो रिलीज़ कर दी, तो अब ये गाड़ियाँ खाली हो गई हैं, तो इन गाड़ियों ने कहना चलो ऑक्सीजन तुम जो बाहर से आई हो आके तुम अब हमारे पे बैठ जाओ, तो वो ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स के साथ जाके बाइंड कर जाएगी। सही हो गया, तो अब ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ ये रेड ब्लड सेल्स हैं, अब ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। अब ये साफ़ खून हो गया है। अब ये साफ़ खून जो है ये दोबारा हार्ट की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट से गया था। लंग्स बड़े ज़िम्मेदार हैं, लंग्स कहते हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं। लंग्स कहते हैं चूँकि ब्लड हमसे गया है तो दोबारा हमारी तरफ, लंग्स कहेंगे कि चूँकि ब्लड हमने हार्ट से लिया था तो हम हार्ट को भी वापस करेंगे। तो वो सारा अब खून जो है, ब्लड जो है वो साफ़ हो के ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के ये देखिए वापस आ रहा है हार्ट में। ये देखिए इन पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से, पल्मोनरी का मतलब है चूँकि लंग से आ रही हैं, वेन, वी से वापस। ठीक है, वेन्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ब्लड को वापस लेके आ रही है हार्ट की तरफ। ठीक है, अब ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, साफ़ खून लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम से आगे लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से आगे वो जाएगा एओर्टा के अंदर और एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। जब पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये इस खून के अंदर ऑक्सीजन है, तो सेल्स ऑक्सीजन के लिए जो तड़प रहे थे कि हमें ऑक्सीजन दो, हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना है। ठीक है, वो इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में वही चीज़ जो सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ते हैं ना, तो सेल ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब दोबारा सेल की तरफ आएगा तो सेल दोबारा उसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे और ऑक्सीजन लेके दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे और एटीपी बना देंगे और दोबारा फिर वही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि एक वेस्ट गैस है दोबारा इस ब्लड में डाल दिया जाएगा, दोबारा ये खून गंदा खून हो जाएगा, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया। इस चीज़ से आपको ना ये बुक को समझने में अब आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, अब हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं, वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर लेते हैं। ये स्टूडेंट वो कहता है कि
व्हाट हैपन्स व्हेन वी बर्न एनीथिंग, क्या होता है जब आप कोई भी चीज़ जलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कैंडल की एग्जांपल दी, कैंडल जब जलती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सही हो गया। और एक शोला प्रोड्यूस होता है जो आपको लाइट दे रहा होता है, हीट एनर्जी दे रहा होता है, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल। वो कहता है इसी तरीके से, वो कह रहे हैं कि द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग, यही तो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। वो खाना जो हम खाते हैं वो उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक हो गया ना। ज़्यादातर आप रोटियां खाते हैं, दलिया खाते हैं, तो इन तमाम के ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं, तो जब ये बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेंगे तो इनसे ग्लूकोज बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि ऑक्सीजन चाहिए अब टू ब्रेक द ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। जब ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा, ATP बनेगी, एनर्जी रिलीज़ होगी एंड रिलीज़ द एनर्जी। और इस एनर्जी को फिर सेल इस्तेमाल करेगा अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, जो भी उसने काम करना है। जो भी वो सेल है, अगर वो ब्रेन सेल है तो वो थिंकिंग के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगा, अगर वो मेरी मसल सेल है कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, जो भी सेल है। वो कहते हैं इसी प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। ये वो प्रोसेस है बाय विच सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। ये वो प्रोसेस है जिससे सेल्स ने ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना है और फिर एनर्जी बनानी है, ATP बनानी है, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिससे सेल्स ने एनर्जी ऑब्टेन करनी है, किससे, ग्लूकोज को तोड़कर, सही हो गया। अब वो कहता है कि ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ, वो कहता है ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक वो रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक वो होती है जो जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और एक वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। तो अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है तो उस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक का मतलब है हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, तो वो रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल कर रहे, वैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो उस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। वो प्रोसेस वो कहता है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज को आप तोड़ते हो। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो अंडरगो अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, वो प्रोसेस, इधर से लेके इतनी इसकी डेफिनेशन है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज को, जिसमें आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना है, ठीक है। और फिर ATP बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन वो कहते हैं ये प्रोसेस एक ही स्टेप में नहीं हो जाता, ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन में होता है। मतलब थोड़ी सी ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, ऑक्सीजन इस्तेमाल होकर थोड़ा सा ग्लूकोज टूटेगा, फिर अगली बार फिर थोड़ा सा ग्लूकोज टूटेगा, फिर अगली बार थोड़ा सा ग्लूकोज टूटेगा, तो सीरीज़ में रिएक्शन होता है, सही हो गया। सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। कुछ भी नहीं है सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना, ATP बना लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेना, और उस एनर्जी को फिर सेल अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए यूज़ कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये प्रोसेस जो है इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब वो कहते हैं रेस्पिरेशन जो है ना वो ब्रीदिंग से डिफरेंट है, ब्रीदिंग और है, रेस्पिरेशन और है, ये बात आपने याद रखनी है। ये प्रोसेस जो है ना ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग क्या है, जो मैं हवा को अंदर लेके जा रही हूँ और हवा को बाहर निकाल रही हूँ, ये ब्रीदिंग है। देखें, आप खुद ही सोचें, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, एक बार आप हवा को अंदर लेके जाते हो और अगली बार वही आप हवा को बाहर निकाल रहे होते हो, तो ये जो प्रोसेस है ना ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये प्रोसेस है जिसमें वो जो हवा आप अंदर लेके गए थे उसमें से ऑक्सीजन आपने ब्लड के अंदर डाली, फिर वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो सेल्स के पास गई, ठीक है, और सेल्स ने उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया और ग्लूकोज को तोड़ा और ATP बना ली और कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। ये प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक हो गया। वो कहते हैं ब्रीदिंग क्या है, फिर मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, हवा का अंदर जाना लंग्स के अंदर, हवा का लंग्स के अंदर जाना और हवा का लंग्स से बाहर आना, ये ब्रीदिंग है बस, ठीक है। हवा अंदर जा रही है और ये हवा बाहर निकल रही है, ये ब्रीदिंग है बस, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए केमिकल प्रोसेस है ना, केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल बॉन्ड टूटे, सही हो गया। तो इस प्रोसेस में भी देखें आप, ये जो ग्लूकोज है इस प्रोसेस में भी क्या है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर केमिकल बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है,
इसलिए इस प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है सेल्स के अंदर, जबकि ब्रीदिंग केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, सही है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटता ब्रीदिंग के प्रोसेस में। ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ हवा का अंदर लेके जाना और हवा का बाहर निकालना, बस यही तो ब्रीदिंग है, ठीक है। वो कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, अब ये जो रेस्पिरेशन हुई थी, सेलुलर रेस्पिरेशन हुई थी, ये वाला प्रोसेस, उसके नतीजे में क्या होता है, सेल्स रिलीज एनर्जी, सेल्स एनर्जी रिलीज़ करते हैं और वो एनर्जी फिर सेल इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ और सेलुलर प्रोसेसेस के लिए जो सेल ने काम करना है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ये जो ऑक्सीजन चाहिए ना सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ये ऑक्सीजन जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रही होती है, ठीक है। ये देखें, ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और वो जो मैंने बताया आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से तो हवा अंदर जाएगी ना, और वो जो हवा अंदर जाएगी उस हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो ये जो ऑक्सीजन सेल्स को मिल रही है वो ऑक्सीजन होगी तो सेल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ेंगे ना और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रही है। और अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है भाई। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद है ऑक्सीजन को मूव करना फ्रॉम आउटसाइड द इन्वायरमेंट, बाहर से बॉडी के अंदर, बाहर इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर मूव करना, और फिर क्या करना, बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, मैंने आपको बताया सेल्स ने क्या किया था जब ये प्रोसेस किया था, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बॉडी से बाहर निकालना, ठीक हो गया। इट ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव भी करना है, ठीक है। ये मैंने आपको सारा बताया कैसे करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्हें क्या करना है, देखो ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आगे हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, वो एयर जिसमें ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर लेके जाना, और वो एयर जिसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो हम सारी अब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एयर पैसेज भी डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से, नहीं बल्कि अभी स्टार्ट कर लेते हैं, हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जी स्टूडेंट, वो कहता है मैन फेसेस द सेम जनरल प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। वो कहता है जिस तरह अदर लार्ज जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, उनको सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करनी है, और जो वो चाहते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से एलिमिनेट करना है, तो आदमी, ह्यूमन बींग के अंदर भी ऐसे ही काम चल रहा होता है, ठीक है। ही मस्ट हैव मोर, वो कहता है अब ह्यूमन बींग के अंदर इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस है जहाँ से सारा प्रोसेस होना है, वो ये वाली है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये वाली रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है, जहाँ से ये प्रोसेस होना होता है। कौन सा प्रोसेस, जिसमें वो जो हवा बाहर से आ रही है उस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस ऑक्सीजन को हमने इस ब्लड के अंदर डालना है, और ब्लड जो आ रहा है, इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट गैस है वो बहुत ज़्यादा है, और हमने ब्लड को साफ़ करना है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हमने यहाँ से यहाँ मूव करवा देना है, ठीक हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जिस सरफेस से हो रहा होता है उस सरफेस को कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो वो कहते हैं ये प्रोसेस होने के लिए ज़रूरी है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस हो वो आपकी वो कैसी हो, मॉइस्ट हो, उसमें थोड़ी थोड़ी नमी हो और बड़ी थिन हो, बड़ी पतली सी हो। क्यों? क्योंकि खुद ही सोचिए, अगर ये रेस्पिरेटरी सरफेस इतनी मोटी हो गई तो कैसे, इतनी इतनी मोटी मोटी दीवारें हो गई तो कैसे ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जाएगी, ये जाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, ये जो एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने एल्वुलाई की जो वॉल्स है ना बड़ी थिन वॉल्ड बनाई है। मतलब अगर मैं एल्वुलाई ऐसी है ना तो इसकी वॉल आपको दिखाऊँ ऐसे करके, बड़े पतले पतले सेल्स हैं, बस एक सिंगल लेयर सेल्स हैं, बस ऐसे करके, ठीक। क्यों? ताकि आराम से चीज़ों का मूवमेंट हो सके, गैस आराम से यहाँ जा सके और यहाँ से यहाँ पे जा सके, इसलिए, ठीक है। तो वो कहते हैं इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी था कि जो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस हो, एक तो वो मॉइस्ट हो, दूसरी वो थिन हो, पतली हो, ठीक हो गया, अक्रॉस विद, ताकि उसके अक्रॉस जो है ना वो गैशियस एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट कैन अकर, ताकि हम गैसेस का एक्सचेंज जो है ना वो आराम से करवा सकें विद द इन्वायरमेंट से जो एयर आ रही है उसके अंदर, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आराम से यहाँ चली जाए और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आराम से यहाँ पे चली जाए। तो ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है ना, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एक गैस यहाँ जा रही है, एक गैस यहाँ जा रही है, तो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस आराम से हो सके। इसके अलावा वो कहता है कि ज़रूरी था कि इंसानों के अंदर ऐसा भी हो, ही मस्ट हैव सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम द सेल्स। अभी जो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किए, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है। तो कोई गाड़ियाँ होनी चाहिए थी जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से उठाएं और उठा के यहाँ पे ले आएँ, तो वो भी होना चाहिए था। इसी तरीके से यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे जो हवा आ रही है बाहर से, जो मैं हवा अंदर लेके जा रही हूँ ऐसे करके,
उस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो उस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे मूव करवाना है, ठीक है, और यहाँ से मूव करवा के फिर उस ऑक्सीजन को सेल के पास पहुँचाना है, मेरे पूरे बॉडी के सेल्स के पास, क्योंकि सेल्स ने थोड़ा खुद चल के आना है, ये ऑक्सीजन ही सेल के पास जाना है ना। तो इस ऑक्सीजन को इन सेल्स के पास लेके जाने के लिए भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए थी, कोई गाड़ियाँ होनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जो ऑक्सीजन को उठाए और उठा के यहाँ पे ले जाए। तो वो आपको पता है क्या चीज़ है, मैंने भी आपको बताया, रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए थी कि कोई मीन्स हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करे टू एंड फ्रॉम द सेल्स की तरफ या सेल से दूर, ठीक है। वो कहता है वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा अंदर लेके जाते हैं। क्यों हवा अंदर लेके जा रहे हैं? मैं हवा, देखो मैंने सांस लिया तो मैं एक बार हवा अंदर लेके जाती हूँ और अगली बार मैं हवा बाहर निकालती हूँ। मैं हवा अंदर क्यों लेके गई, फिर मैंने हवा को बाहर क्यों निकाला? कभी आपने इस बारे में सोचा? हवा को अंदर लेके जाने का मकसद ये है कि जो बाहर मैंने ऑक्सीजन रिच एयर है मैं उसको अंदर लेके जा रही हूँ, और फिर मैं क्या करूँगी, वो जो मेरी हवा अंदर गई है, ठीक है, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को छीन लिया जाएगा और उसको इस ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। अब मेरा ब्लड साफ़ हो गया और अगली बार मैंने हवा बाहर निकालनी है। जब मैंने हवा बाहर निकालनी है ना, तो ये जो सारी जो रेड ब्लड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके आ रहे थे, उसका वो एक वेस्ट गैस है, उस वेस्ट गैस को मैंने यहाँ डाल दिया। अब इस वेस्ट गैस को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, इसलिए मैं सांस बाहर की तरफ निकालती हूँ ताकि वो वेस्ट गैस जब मैं सांस बाहर की तरफ निकालूंगी तो वो भी बाहर की तरफ चली जाए, ठीक हो गया। तो यही वो बात कह रहा है कि हम सांस अंदर की तरफ क्यों लेके जाते हैं, ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें, और सांस बाहर की तरफ क्यों निकालते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड में रिमूव कर सको बॉडी से। इस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, यही गैसियस एक्सचेंज है। गैसियस एक्सचेंज क्या है, ये सारा आपने, ये गैसियस एक्सचेंज में आपने ये लिख देना है, ठीक है, ये कि हवा यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन यहाँ मूव कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे मूव कर रही है। तो एक गैस यहाँ, एक गैस यहाँ, एक गैस के बदले हम एक गैस दे रहे हैं, तो यही गैसियस एक्सचेंज है ना, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि ब्रीदिंग क्या है, गैसियस एक्सचेंज क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ब्रीदिंग बस हवा दो अंदर जा रही है और जो हवा बाहर जा रही है, बस वो ब्रीदिंग है। ये जो प्रोसेस है ना, ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है कि अब ये रेड ब्लड सेल्स, इनके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना, इनके पास अब ऑक्सीजन मौजूद है। अब इन रेड ब्लड सेल्स ने मेरे सेल्स के पास जाना है और इन सेल्स को ऑक्सीजन दे देनी है। जब सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी और सेल को ब्लड में ग्लूकोज भी मिल रहा है, तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, क्योंकि सेल के लेवल पे हो रहा है। तो ये चीज़ तीनों को आपने अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ आगे डिटेल में पढ़ेंगे। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।